हाँ थैंक्स। रिकॉर्डिंग, मुझे लग रहा है वो डिफॉल्ट सेटिंग हिल गई रिकॉर्डिंग वाली। चलो ओके, चलो बताओ बच्चों। एक्सरसाइज 0 ए पार्ट। बी पार्ट। मैंने पहले शराफत में सिर्फ ए पार्ट बोल दिया था तुम्हें, फिर मुझे बाद में ख्याल आया, मैं कहा ये तो सारे हो जाएंगे। फिर मैं मैसेज किया कि और करो भाई होमवर्क। एक मिनट, बी पार्ट में कौन कौन से डाउट्स हैं? थर्ड, सेकंड क्वेश्चन, such that they experience maximum force of repulsion when separated by a certain distance। तो सेकंड क्वेश्चन जो फोर्स होएगी वो क्या बन जाएगी? के क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको मैक्सिमाइज करना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। जो मेथड है सही मेथड, ठीक है, कि डिफरेंशिएट इट एंड उसको जीरो कर दो। हाँ मतलब आई नो कि वैसे तो हिट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो कि ऑप्शन से ही चेक कर लो, बट जो सही मेथड है, मतलब हो सकता है कई जगह पे आपको ऑप्शन से चेक करने में बहुत टाइम लग जाए, है ना? तो जो सही मेथड है वो क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में जब कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाला होता है, व्हाट डू वी डू, हम डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, राइट? ओके, सेवेंथ क्वेश्चन। देखो एक रेगुलर पेंटागन रखा हुआ है, उसके सेंटर पे चार्ज है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पे क्या फोर्स होएगी? बाय सिंपल वेक्टर लॉ, अगर आप सारी फोर्सेस को रिजल्टेंट लोगे वो जीरो आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फिगर बना के पता चल जाएगा कि जीरो आ जाएगा, राइट? एंड कीप दिस इन माइंड कि जनरल जब भी कोई रेगुलर फिगर होगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, सो ऑन, जब उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही बनेगा। अब उसका सेकंड पार्ट, इफ चार्ज ऑन वन ऑफ द कॉर्नर्स इज रिमूव्ड, राइट, तो बताना है आपको क्यू नॉट पे कितनी फोर्स है। तो अब आप क्या करोगे? बेसिकली बच्चों आपको पता है इसमें जो कंसेप्ट होगा वो ऐसे होगा कि फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस इज जीरो। तो फोर्स ड्यू टू, अब जो चार, इसको स्प्लिट कर देते हैं हम इनटू चार चार्जेस जो थे, एक मिनट के लिए उसको फोर क्यू बोल देता हूँ, जिनके लिए हमने निकालनी है, प्लस फोर्स क्यू, क्यू के कारण जिसको हमने हटाया है वो तो जीरो है। तो बेसिकली इन चार चार्जेस के कारण जो फोर्स है वो क्या है? नेगेटिव ऑफ द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा? जो एक सिंगल चार्ज रखा था जिसको हटाया है, उसी के कारण जितनी फोर्स लग रही है, बट यस डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट? ये ध्यान रखना है। समझ गए? क्लियर एवरीवन? और कौन सा है इसमें? सर थर्ड। थर्ड।
Two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force F. Another identical uncharged sphere C is touched to A and then placed midway between A and B. तो ये जब हम टच करेंगे और वो आइडेंटिकल है क्योंकि C, तो क्या होगा, दोनों पे चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. कैच पॉइंट था यहाँ पे कि मेटल है, राइट? तो मेटल कंडक्टिंग होता है तो उस पे चार्ज इजीली ट्रांसफर हो सकता है. और सर नाइन्थ में करवा रहा हूँ. आशीष, आप कौन सा कह रहे थे? कुछ डाउट? हाँ हाँ, यस. वैसे वो भी आगे आना है, बट यस, जो आप कह रहे हो वो ठीक है. सी पार्ट. सी नहीं दिया था मैंने? दिया था सर, दिया था. मैं मैसेज में लिखा था ना. कोई नहीं, चलो. हाँ, सी में डाउट बचा कोई? तो बच्चों आप समझ रहे हो ना, बिकॉज वी हैव डन ग्रेविटेशन, बिकॉज वी हैव डन वेक्टर्स, तो इसलिए मैंने मतलब अब ये आपको अलग से सारा कुछ नहीं पढ़ाया, राइट? सारी फोर्सेस ही तो हैं. हमने तो बस एक फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज किया है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि फोर्स अब कैसे निकालनी है, क्या करनी है. उसी की एप्लीकेशन है. हमने तो बस एक नई फोर्स लिखनी सीख ली है ना, इतनी की बात है. हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. तो फोर्थ क्वेश्चन, तो देखो इसका क्या मीनिंग है कि देखो अगर कहीं पे चार्ज है ना, तो चार्ज कैसे होगा? इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, राइट? तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही हमेशा. लेकिन अगर हम उल्टा सोचें, ऑफ कोर्स मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. जैसे फॉर एग्जांपल इसके दो केस हो सकते हैं. अगर सिर्फ न्यूट्रॉन हो, वहां पे भी मास है लेकिन चार्ज नहीं है. और अगर हम कोई ऐसे केस की बात करें जहां पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है ना, वहां पे भी नेट चार्ज 0 हो गया लेकिन मास है. तो इसलिए ए स्टेटमेंट ठीक हो गई. बी स्टेटमेंट, चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज इनवेरिएंट विद वेलोसिटी. इसका बच्चों क्या मतलब है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंस, तो जो हमने बात की थी. अब आपको लगेगा कि मास के लिए क्यों लिखा है कि वेरिएंट है? बताओ क्यों लिखा है? रिलेटिविटी, है ना? तो रिलेटिविटी से इसकी मास, हाई स्पीड्स पे मास चेंज हो सकता है बॉडी का. तो मतलब उसकी हमें डिटेल्स में नहीं जाना, बट बस इतना पता होना चाहिए कि बट चार्ज चेंज नहीं हो सकता. तो बच्चों ये ना साइंटिस्ट के लिए मतलब दीज आर प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस. मतलब वो इस चीज का आंसर ढूंढते हैं कि यार चार्ज को भी हमने फंडामेंटल बोल दिया, मास को भी फंडामेंटल बोल दिया, बट ऐसा कैसे है कि भाई हाँ दोनों की मतलब बिहेवियर में डिफरेंस है. कि भाई एक तो सिर्फ एक टाइप का है, पॉजिटिव ले लेते हैं मास को, चार्ज को हम दोनों टाइप का ले सकते हैं. चार्ज को रिलेटिविटी से फर्क नहीं पड़ रहा, मास को पड़ रहा है ना? तो ये मतलब रिसर्च क्वेश्चंस हैं कि भाई क्यों ऐसा है. सो वी डोंट नो कि आगे जाके मतलब 50 इयर्स 100 इयर्स स्पैन में वो किस तरीके से इसको मतलब और डिस्कवर करते हैं, क्या पता चलता है. तो जैसे देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी व्हिच सेज कि नेगेटिव मास हो सकता है, कि जस्ट लाइक
चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है वैसे ही मास भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, फिर सी पार्ट, चार्ज इज कंजर्व बट मास अलोन मे नॉट बी कंजर्व, राइट? तो यस, मास क्यों नहीं कंजर्व होता बच्चों बताओ? वही कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। समझ आ गई सबको? ओके, आगे। बी पार्ट, सी पार्ट, एक सेकंड।
हाँ बच्चों आगे। हाँ बच्चों, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है देखो इसको कैसे करना है। देखो अगर हम इस बॉल का एफबीडी बनाए तो ये इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, एम जी टेंशन एंगल थीटा। तो अब आपको क्या करना होगा, हर स्ट्रिंग का बस एफबीडी बना के फोर्सेस बैलेंस, टेंशन एम जी
हाँ बच्चों, वो थोड़ा सा एक्चुअली वही पंगा चल रहा है, वही पुलिस वाला, इसलिए बार बार फोन आई जा रहे हैं। हाँ जी, सिक्स समझ आ गया बच्चों? तो जो सेवेंथ है वो भी बिल्कुल वही सेम है ना, उसी की एप्लीकेशन है। हाँ मतलब इसमें ना आपको ये अप्रोक्सीमेशन भी लेनी है, आपको दिया हुआ है कि थीटा स्मॉल है, तो उसमें आपको मतलब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा भी करना पड़ेगा सिक्स क्वेश्चन में, इसीलिए आपका आंसर मतलब थीटा के इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो ये सिक्स जो है बच्चों, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब बाकी तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सिक्स है जो थोड़ा सा अच्छा है फिर भी। हाँ ठीक है। कुणाल, बैकग्राउंड लाइट करके तो बहुत स्ट्रेन पड़ेगा आपकी आंखों पे, ये तो जान के मैं यूज करता हूँ डार्क मोड। बच्चों बताओ क्या चाहते हो, मैं तो चेंज कर लेता हूँ, मुझे कोई चक्कर नहीं है। डार्क ही बेटर है। वो एक बार लग रहा है, आदत पड़ जाएगी, फिर यही अच्छा लगेगा देखना आप। नेक्स्ट होता है बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो एक मिनट बस।
हाँ जी। तो बच्चों हम ये बात करेंगे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बच्चों तीन मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये है थ्योरेटिकली, इसको हम कहीं आगे यूज नहीं करते, बस हमें यही पता होना चाहिए इतना पार्ट। पहला मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन में बच्चों क्या होता है कि जैसे लेटस से ये दो मेटालिक स्फीयर्स हैं। ठीक है, एंड बोथ आर कंडक्टर्स। कंडक्टर का बच्चों क्या मतलब होता है? जिसमें फ्री चार्जेस होते हैं, राइट। कंडक्टर क्या होता है? मेटल जिसमें फ्री चार्जेस होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम इन दोनों को टच करा दें, तो क्योंकि फ्री चार्जेस हैं तो चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये बात समझ रहे हो? यहाँ पे दो बातें समझनी है। एक बात तो ये कि ये चार्ज ट्रांसफर ऑब्वियसली तभी हो सकता है जब हम टच कर रहे हैं, है ना। अपने आप तो चार्ज हवा में उड़ के तो जा नहीं सकता एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। दूसरी बात कि चार्ज ट्रांसफर हो क्यों पा रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। है ना, मतलब यहाँ पे कंडक्शन में दो कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन है कि हमने इसको टच करना है, और दूसरी कंडीशन है कि जो मटेरियल है वो कंडक्टर होना चाहिए। बात समझ आई? यस, नो डाउट कि जब जिस ड्यूरेशन में चार्जेस ट्रांसफर हो रहे होंगे उस टाइम तक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नहीं है ना, उस टाइम पे तो मूविंग चार्जेस हो गए। पर हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, तो वो हम तब पढ़ते हैं कि जब जैसे मान लो हमने टच कर दिया, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था आज, है ना। तो हम क्या मानते हैं कि भाई हाँ हमने टच करके अलग कर दिया, चार्जेस ट्रांसफर होके फाइनली सब रुक गए। उसके बाद हम कोई प्रॉपर्टी लगानी शुरू करते हैं, उससे पहले नहीं लगाते, राइट। तो मतलब इवन इफ चार्जेस आर मूविंग, हम वेट करते हैं कि वो रुक जाए ताकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन आ जाए। समझ गए?
ओके अच्छा, दूसरा मेथड होता है इंडक्शन। अच्छा, आपने वो आपकी केमिस्ट्री में आया ऑर्गेनिक में अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट जैसा कुछ? क्या होता है वो? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है फिर क्या होता है? चल छोड़ो, जो भी होता है ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। तो अब देखो बच्चों, हम इंडक्शन से किस तरीके से चार्जेस ट्रांसफर करते हैं। बच्चों देखो, मान लो हम एक सिचुएशन लें जहां पे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और हम उसके पास लेटस से कोई भी एक और चार्ज्ड बॉडी लेके आए, ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हमने टच नहीं किया, बस इसके पास लेके आए। तो बच्चों अगर कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के साथ क्या होगा? जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव चार्जेस सारे इधर को चले जाएंगे और एज अ रिजल्ट इस तरफ आ गए पॉजिटिव चार्जेस। क्या ये समझ आता है? हाँ, अभी तक बच्चों कंडक्टर पे टोटल चार्ज जीरो ही रहेगा, है ना, क्योंकि कोई हमने उससे कोई चार्ज लिया या दिया थोड़ी है, जो उतना उसके ऊपर है वही रहेगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसी सिचुएशन में ये बच्चों जो कंडक्टर है, बच्चों
हाँ जी। तो बच्चों ये जो सिंबल होता है जो मैंने अभी बनाया है, इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं एज किसी भी बॉडी को ग्राउंड करना या अर्थ करना। ये याद है आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है एज अ सेफ्टी मेजर जो हम कहते हैं, राइट? तो व्हाट इट मींस इज कि आपने क्या किया है, उस कंडक्टर को एक वायर के साथ, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ऐसा करने से क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो एक्सेस चार्ज होता है ना, वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाता है। ठीक है? इसको, ये आगे जाके और डिटेल में आएगा। ठीक है? अभी के लिए हम ऐसे लिख लें कि अगर हम किसी भी बॉडी को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, एनी एक्सेस चार्ज developed on body gets transferred to earth। ठीक है बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा ऑफ द वर्ड एक्सेस। तो भाई ऐसा नहीं है कि जितना भी उस बॉडी के ऊपर चार्ज है वो सारे का सारा अर्थ में फ्लो कर जाएगा। ठीक है? आप सोच के देखो, अगर ऐसा होता फिर तो उसका मतलब ये हो जाता है कि भाई जो हम कहते हैं कि हम अपने आसपास जितने कोई बिग अप्लायंसेस होते हैं उनको अर्थ करते हैं, फिर तो वो बिग अप्लायंसेस चलने ही नहीं चाहिए। आपने स्विच ऑन किया तो जो चार्ज आया वो तो अर्थ के अंदर ही चला जाएगा, फिर वो अप्लायंस चलेगा कैसे? इजंट इट? तो अर्थिंग का काम क्या होता है कि भाई अगर कोई गड़बड़ हो गई जिस कारण से अप्लायंस के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा चार्ज आ गया, तो वो ज्यादा चार्ज भाई अर्थ के अंदर चला जाए। ठीक है बच्चों, ये बात समझ रहे हो? इसकी मैथ्स अभी समझ नहीं आएगी कि जी ज्यादा का क्या मतलब है, कि क्या लिमिट है या क्या है, उसकी अभी चिंता मत करो। बट अभी सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि हाँ भाई कुछ एक्सेस चार्ज होता है जो फ्लो कर जाता है। तो मतलब हमारे ऊपर वाले केस में क्या होगा बच्चों, अर्थिंग करने पर, कि जो तो नेगेटिव चार्ज है वो तो राइट साइड वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्टेड है, तो वो तो अर्थ के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा है ना, वो तो वैसे भी रिपेल ही हो रहा है, तो उसको एक रास्ता मिल गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारे का सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है बच्चों? ऑफ कोर्स दिस मींस कि असली में क्या हुआ होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, है ना, जो बॉडी पे गए होंगे, बट हम पॉजिटिव चार्ज की टर्म्स में ही बात करते हैं। क्या ये बात समझ आई बच्चों सबको कि क्या हो रहा है? आ, मैंने एंड में क्या बोला था कि देखो, कहने को ये है कि हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज
अर्थ के अंदर जा रहा है ना। बट रियलिटी में क्या होता है, जैसे हमने बात की थी कि जो चार्ज फ्लो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में होता है, राइट। तो असली में ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से उस कंडक्टर की तरफ जा रहे हैं और उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल देते हैं बच्चों इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट लेट्स कीप इन माइंड कि असली में जो होता है वो तो नेगेटिव चार्ज होता है जो फ्लो कर रहा होता है ना। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो अब अगर हम अब फिर से फर्दर बात करें सिचुएशन की, तो अब अगर हमने वो वायर हटा दी तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब मान लो हमने वायर भी हटा दी और ये राइट साइड वाली बॉडी भी हटा दी, तो सारे फिगर की जरूरत ही नहीं है। तो कंडक्टर के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा।
हाँ बच्चों, हाँ जी बच्चों, ठीक है, ये समझ आ गया सबको कि कैसे किया। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर हुई ना कि यहाँ पे हम इंडक्शन वर्ड की यूज कर रहे हैं, इसको अब अपने केमिस्ट्री वाले से रिलेट करो कि वहां पे भी आई थिंक वो जो भी दो बॉडीज होती हैं वो कांटेक्ट में नहीं आती है ना, दूर दूर ही होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। वही चीज यहाँ पे हो रही है, राइट। और बच्चों तीसरा मेथड जो होता है चार्जिंग का, वो होता है बाय रबिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आप कोई दो इंसुलेटर्स ले लो, ठीक है, अब मैं इंसुलेटर्स ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो इंसुलेटर्स के पास वैसे तो फ्री चार्जेस नहीं होते, हमें पता ही है, लेकिन जब हम रब करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन आएगी। तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो फ्री चार्जेस क्रिएट कर देती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस फ्री चार्जेस which ट्रांसफर बिटवीन बॉडीज। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों सिर्फ थेरेटिकली पता होना चाहिए कि ऐसे तीन मेथड्स होते हैं। राइट नाउ हमारे पास कोई, मतलब हमने कोई मैथ्स नहीं लगाई, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कितने चार्जेस प्रोड्यूस होंगे एंड सो ऑन, राइट। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन था कि ग्राउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज ही क्यों अर्थ पे गया, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया। उसका रीजन वही कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्टेड है राइट साइड वाले पॉजिटिव चार्ज से। तो ग्राउंडिंग में जैसे मैंने आपको लिखा है कि एक्सेस चार्ज जाता है। ओके, तो अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि मान लो एक चार्ज कोई Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है ना। तो अब ये जो Q2 चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स लगी ना। तो अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा बच्चों और डिटेल में ले जाएं, है ना, हम अगर सोचें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि
भाई देखो, जो Q2 चार्ज है वो Q1 के साथ कांटेक्ट में तो है नहीं, है ना? तो ये फोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली लग कैसे रही होगी, क्या हो रहा होगा? तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा ना कि जो चार्ज Q1 है उसने अपनी सराउंडिंग स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज चेंज की, कुछ ना कुछ ऐसा किया जिस कारण से उसके सराउंडिंग्स में अगर कोई भी चार्ज Q2 आ रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रही है ना? मतलब अगर हम ऐसे सोचें, हमने इन बिटवीन एक दीवार भी बना दी लेट से, तो भी Q2 के ऊपर फोर्स तो लगेगी ना? तो Q2 के ऊपर फोर्स तो Q1 लगा रहा है, बट हम कह रहे हैं कि हम उसको स्प्लिट करके ऐसे बोल सकते हैं कि Q1 ने अपना जो सराउंडिंग है उसके अंदर कुछ क्रिएट कर दिया, है ना? और वो सराउंडिंग्स के कारण Q2 के ऊपर फोर्स लग गई। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ऐसे बोल सकते हैं ना इसको? तो भाई Q1 ने अपने सराउंडिंग के अंदर जो क्रिएट किया है, राइट, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये Q1 का असर है ना? जिस कारण से उसके आसपास अगर कोई भी चार्ज रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो उसको धक्का लगता है, अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाता है तो उसको अट्रैक्शन मिलती है ना? ये Q1 का अपने सराउंडिंग्स के ऊपर एक इम्पैक्ट है ऐसा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये जो Q चार्ज का इम्पैक्ट है सराउंडिंग्स के अंदर, उसको हम कहते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्ड आता है, बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम, आपको याद होगा क्लास 11th न्यूटन लॉज, हम कहते थे ना फील्ड फोर्सेस, कि भाई जो दूर से लगती हैं, है ना? तो जहां पर भी कोई फील्ड फोर्सेस होंगी वहां पे पक्का ऐसा होगा ही होगा कि जो उनसे कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट है वो सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ कर रहा होगा, है ना? जैसे हम कह सकते हैं कि अर्थ है, अर्थ का उसके सराउंडिंग्स में ऐसा असर है कि भाई उसके सराउंडिंग्स में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लूज छोड़ो वो अर्थ की तरफ जाके गिरेगा, है ना? तो एक, बिल्कुल आप सोच सकते हो यही चीज मैग्नेट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जहां पर भी कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आती हैं वहां पर हम उसकी फील्ड की बात करते हैं, ठीक है? वंस अगेन, फील्ड का मतलब क्या है बच्चों? कि किसी बॉडी का सराउंडिंग्स में क्या असर है, ठीक है? तो आइडियली तो बच्चों वो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसलिए वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। तो 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 बच्चों क्या डेफिनेशन देखो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की?
the electric field of any charge is defined as the impact of the charge in its surroundings. राइट बच्चों, और ये इम्पैक्ट बच्चों है कैसा? अगर हम इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो भाई ये क्या इम्पैक्ट है? वो इम्पैक्ट ये है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे, इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं बोलते क्योंकि हमने जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे कह देते हैं कि अगर तो आप लाइक चार्ज लेके आओगे तो उसको धक्का लगेगा, है ना, और अगर आप अनलाइक चार्ज लेके आओगे तो उसको अट्रैक्शन मिलेगी। सही है ना? तो अब बच्चों इस इम्पैक्ट को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देना भी जरूरी है। हमें ये भी समझ आता है कि ऑफ कोर्स जितना हम चार्ज के पास होंगे उतना उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, जितना हम उसके दूर होंगे उतना उसका इम्पैक्ट कम होगा। है ना? तो
हाँ भाई, आज तो बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ जी, तो लिखो बच्चों। अब हम मैं कह रहा था आपको कि हम न्यूमेरिकली देखना चाहते हैं कितना कम ज्यादा। तो उसके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मान लो फॉर द टाइमिंग कि एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है। हम इससे आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पी पर देखना चाहते हैं कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट है, राइट। जो क्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उसके लिए बच्चों क्या तरीका बनाया गया है, भाई हमने डिफाइन किया हुआ है ऐसे। हम क्या कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर एक चार्ज ले आओ कोई और, ठीक है। लेट से आप चार्ज स्मॉल क्यू ले आओ। ऑफ कोर्स इस चार्ज स्मॉल क्यू पे फोर्स लगेगी जो कि हो गई के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो चार्ज है बच्चों स्मॉल क्यू, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, राइट। व्हाई डू वी कॉल इट एज टेस्ट चार्ज? बिकॉज इसको हम फील्ड टेस्ट करने के लिए ही ला रहे हैं, करेक्ट। तो ये बच्चों जो इंटेंसिटी है इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज लाइक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही ये है कि किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स। तो ये हम देख सकते हैं कि क्या बन गया कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर अपॉन क्यू। तो वो तो कट ही गया, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्योंकि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई? बताओ। जो बच्चों टेस्ट चार्ज होता है ना, टेस्ट चार्ज को हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। तो आप बताओ टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर को लगेगी? भाई अगर आपका जो ओरिजिनल चार्ज है जो कैपिटल क्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो उससे अभी लगेगी, है ना। और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी तरफ लगेगी। तो, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे बोल देंगे? टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स चार्ज नहीं, टुवर्ड्स कैपिटल क्यू अगर वो नेगेटिव है
और उससे अवे इफ इट इज पॉजिटिव। तो किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अगर पॉजिटिव है तो उससे अवे होती है, अगर नेगेटिव है तो उसकी तरफ। ये बात समझ आ गई बच्चों? आप बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनी उसमें टेस्ट चार्ज का एज सच कोई रोल नहीं है। हाँ? लेकिन स्टिल टेस्ट चार्ज की इंपॉर्टेंस है, बताओ क्यों? नहीं, डायरेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? डायरेक्शन तो आपको, मैंने इसीलिए बच्चों कैपिटल क्यू लिखा है, देखो स्पेसिफिकली डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन तो कैपिटल क्यू से पता चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, टेस्ट चार्ज तो फिक्स ही है कि पॉजिटिव है। अच्छा देखो, एक बात आप ध्यान से समझो। क्या होता है बच्चों, अगर तो आपको पता है कि चार्ज कहाँ पे है और कितना है ना? जैसे अभी आपको दिख रहा है आपके सामने कैपिटल क्यू है। अगर आपको उसके कारण फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे, है ना, तो फिर तो चलो ठीक है, आप सीधा कह दोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर, लगाया और भी निकल गया आंसर, है ना? कोई टेस्ट चार्ज नहीं लाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन नाउ थिंक ऑफ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। जैसे मान लो आपको आपने आपके रूम के अंदर चेक करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कैसे चेक करोगे? आपके रूम के अंदर तो अलग अलग जगह पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चार्जेस पड़े होंगे, है ना? क्या आपके लिए ये पॉसिबल है कि हर चार्ज को आइडेंटिफाई करके फिर हर चार्ज के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख के उसका रिजल्टेंट लेना? ऑफ कोर्स नो, है ना? तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल मेथड? एक टेस्ट चार्ज लाओ, टेस्ट चार्ज के ऊपर अगर हम टेस्ट चार्ज को छोड़ेंगे तो टेस्ट चार्ज के ऊपर हम सीधा फोर्स मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स मेजर करना बच्चों आसान होता है, डिवाइसेस आते हैं जिनसे आप सीधा सीधा फोर्स मेजर कर सकते हैं। तो बस फिर क्या करना पड़ा, टेस्ट चार्ज लाए, उसके ऊपर फोर्स मेजर की और फिर उसको फोर्स को उसी चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। इजंट इट? समझ आया क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है टेस्ट चार्ज की? मैथमेटिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला में तो वो आ ही नहीं रहा बाद में।
सिर्फ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है कि अगर आपको असली में किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए तो आपको टेस्ट चार्ज लाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स मेजर करोगे, उसको उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। है ना। तो आप समझ रहे हो कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है प्रैक्टिकल फॉर्मूला जो प्रैक्टिकली अप्लाई होगा, और नीचे वाला जो है वो है थ्योरेटिकल, मतलब कि जो आप थ्योरी में अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपको सारा कुछ पता है इसलिए में नहीं इसको अप्लाई कर सकते। मतलब नॉट दैट कि गलत आंसर देगा, बट दैट कि मिलेंगे ही नहीं सारे। क्या बात समझ आई बच्चों? और आप देख सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज प्रीटी मच सिमिलर टू जो हमने फोर्स वाला फॉर्मूला किया था, बस क्या हो गया, उसमें एक चार्ज जो है वो वन हो गया एक तरह से, है ना। तो बच्चों अब क्या होता है कि हम ना प्रैक्टिकली एक बात और भी चाहते होते हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज हो वो बहुत ही छोटा हो। बताओ क्यों? यस। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगे, पर इसलिए कि आप सोचो कि ऊपर वाले फिगर में भाई जितनी फोर्स कैपिटल क्यू ने टेस्ट चार्ज पे लगाई उतनी फोर्स कैपिटल क्यू पे खुद भी तो लगेगी ना, थर्ड लॉ। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो वो ऑफ कोर्स फोर्स भी बड़ी लगाएगा। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप बड़ा सा टेस्ट चार्ज ले आए तो वो बाकी सारी चार्जेस पे इतनी फोर्स लगा दे कि उन चार्जेस को हिला दे अपनी जगह से। है ना। तो इसलिए हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा रखना चाहते हैं ताकि वो हमारी जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो एक्चुअल चार्जेस की पोजीशन है उसको डिस्टर्ब ना करे। समझ गए? तो प्रैक्टिकली टेस्ट चार्जेस केप्ट वेरी स्मॉल so that it does not disturb the original configuration of ओके। तो ठीक है बच्चों, आई थिंक सबको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया। अब बच्चों जो आपके क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, वो बिल्कुल सेम है फोर्स जैसे, कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ क्या फर्क होएगा आप बताओ, कि फोर्स के लिए आपको दो चार्जेस दिए जाते थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको ऑटोमेटिकली अज्यूम हो गया कि दूसरा चार्ज तो बानी है ना। हाँ, और तो सारा कुछ सॉल्व वैसे ही करना है। तो होमवर्क में बच्चों आपने अब एक्सरसाइज 01 की का सी पार्ट, नहीं सी तो हो गया, डी पार्ट ट्राई करना है।
और थ्योरी में भी ना अपने मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ना है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय। बाय सर।